देखो यहीं से ना होगा। चलो, कृषि रसायन और उनके प्रभाव। चलो शांत रहेगा। कृषि रसायन और उनके प्रभाव, इसका मतलब क्या है? हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं 16वां नंबर चैप्टर, इन्वायरमेंटल इशू, वातावरण ई मुद्दे, पर्यावरण मुद्दे, यही ना पढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण में मुद्दा क्या हो सकता है? पर्यावरण में मुद्दा यही हो सकता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो पर्यावरण क्यों प्रदूषित हो रहा है, उसका कारण जानिए और उसमें सुधार कीजिए, वही ना हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत प्रकार के हमने देखा कि पर्यावरण किस प्रकार से प्रदूषण हो रहे हैं। जैसे कि जल से होने वाले वातावरण में प्रदूषण हमने पढ़ा, वायु से होने वाले वातावरण में प्रदूषण पढ़ा। पर्दा ठीक कर देना हो, पीछे पूरा पर्दा ठीक कर दो, ये नहीं वो वाला मेन गेट, वातावरण वाला चलो हो गया, रह दो। हाँ, फिर हमने पढ़ा सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट के द्वारा वातावरण में प्रदूषण कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ा। मतलब जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं सब के सब रिलेशन कहाँ से है? पर्यावरण से है। कहाँ से है? पर्यावरण से। अर्थात पर्यावरण में फैल रहे प्रदूषण को हमको क्या करना है? कम करना है। अगर नहीं कम हुआ तो ना हम बचेंगे, ना यह पृथ्वी बचेगी, और ना ही इस पृथ्वी पर रह रहे लोग बचेंगे। तो इस सब को सोचते हुए बहुत प्रकार के जो हमने टॉपिक स्लाइड बनाया है, सब के अंतर्गत एक एक लाइन एनसीईआरटी का है। तो अगला देखिए, जिस प्रकार से सॉलिड वेस्ट होता है, ठोस पदार्थों के द्वारा हमारा वातावरण प्रदूषित होता है, जिस प्रकार से जल में फेंके गए कूड़े कचरे से वातावरण प्रदूषित होता है, उसी प्रकार कृषि में प्रयोग किए जाने वाले रसायन से क्या पड़ता है जी? हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। रसायन मतलब समझते हो, खेतों में जो हम लोग रसायन का प्रयोग करते हैं उससे प्रभाव पड़ता है। और उनके प्रभाव जो हम खेतों में दे के फसल तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम लोगों पर क्या प्रभाव उसका पड़ता है, दुष्प्रभाव क्या है, ये हम लोगों को जानना है। जनरली अगर आप खुद सोचें तो जो दवाई देने वाला होता है खेतों में, जो दवाई देगा कृषि वाला, रसायन वाला, जो भोड़वा लेके आता है, तो वो देखता है, वो खुद नाक में ऐसे करके देता है। वह जानता है यह हम वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, और अगर यह नाक के द्वारा मेरे फेफड़े में जाता है तो हमें जीवन काल, लाइफ स्पैन को मेरा क्या कर देगा? कम कर देगा। जाहिर सी बात है। वैसे अगर जो भी इंसान 12 साल से एज से ये सब काम करे लगा हो, बीज भंडार, कृषि भंडार वाला, ये सब इंसान की जीवन काल कम होती है, इसमें कोई दूमत नहीं होता है। अब बात अलग है कि 150 साल 100 साल बच रहा है, एक अलग चीज हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें सदैव केमिकल पदार्थों का, जाओ ना बीज भंडार, गम के इतना कस के लगा कि बाप रे बाप। अब उसी प्रकार से हुआ श्वासक, तुम खुद बायो के नजरिए से देखो, वही केमिकल को श्वास ले रहा है, उसी में छोड़ रहा है, तो क्या उसको प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? चलो उसी को हम बढ़िया तरीके से जितना बोले, आप इधर देखिए। सन 1968 ईस्वी में कीटनाशी का मतलब होता है कीट को नाश करने वाला, कीट को मारने वाला, यही होता है। पीड़कनाशी ओहे बतिया है, कीटनाशी, पीड़कनाशी या कवक को नाशी करने वाला, या खरपतकाशी, खरपतवार जानता है, फसल कुछ पतवार हम लोग को ऐसे होते हैं, कुछ फसल जिसमें खरपतवार ज्यादा होता है, ज्यादा जैसा हो जाता है, तो उसे मारने के लिए हम केमिकल चीजों का प्रयोग करते हैं। अरे खरपतवार का मतलब घासिया जी, हम लोग का घास जब आलू रोप रहे हैं तो पूरा घास भर गया तो उसे में रोपेंगे नहीं, पहले उस खरपतवार को मारने के लिए कीटनाशी चीज का प्रयोग करेंगे ना। तो वही कीटनाशी चीज का प्रयोग करके धान और गेहूं की पैदावार में 3 गुनी वृद्धि हुई। कौन ईस्वी में? सन 1968 ईस्वी में। सन 1968 ईस्वी में हम जानते हैं कि मेरा खेत जिस चीज से खराब हो रहा है, उस चीज को खत्म करने के लिए हमने केमिकल चीजों का क्या लिया? सहारा लिया। तो जाहिर सी बात है पैदावार में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यह ईस्वी कब देखा गया था? सन 1968 ईस्वी।
पैदावार की तो 3 गुनी वृद्धि हुई और यही पैदावार के वृद्धि को हमने आपको बताया था कि हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं जी, हरित क्रांति का नाम, क्योंकि पैदावार में वृद्धि हुई है। चारों कोना जन्ने देख रहे हैं, फसल लहरा रहा है, हरा 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 भरा दिख रहा है, खेत खलियान दिख रहा है, अर्थात कह सकते हैं वही तो हरित क्रांति है, वह सुखाड़ क्रांति है, हरित क्रांति है। अब देखिएगा, हरित क्रांति तो इंसान को अच्छा लगा कि पैदावार की वृद्धि आई, लेकिन अब उसका देखिएगा आगे की प्रोसेस। हरित क्रांति में जिस रसायन का प्रयोग किया जा रहा था, हरित क्रांति में, हरित क्रांति आया कैसे? क्योंकि हमने कीटनाशी चीजों का क्या किया, छिड़काव किया। जो चीज मेरा फसल खराब कर रहा था उसको मारने के लिए दवाइयां का हमने प्रयोग किया। तो हरित क्रांति में जिस रसायन का प्रयोग किए जा रहे थे जिससे वातावरण प्रदूषित हो रहा था, वातावरण क्या हो रहा था, प्रदूषित हो रहा था। जलीय जीव जंतु, पेड़ पौधे, उड़ने वाले पक्षियों, सभी को क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। देखिएगा, अब कहिएगा सर जलीय जीव को कैसे होगा? देखना, हम लोग खेत में दवाई का छिड़काव कर दिए, खाद फेंक दिए पूरा कस के, एकदम डीएपी हौक दिए, यूरिया हौक दिए। बरसात के सीजन है, पानी कस के आया, पानी कस के आया, टोटल दहा के वह पानी में केमिकल पदार्थ मिला कि नहीं, और वह पानी दहाते दहाते फिर कहाँ चल जाता है, एक नदी तालाब में जाता है बरसात में। तो वह नदी तालाब में जो जीव रह रहे हैं, वह जीव के लिए वह खाद्य पदार्थ नुकसानदेह है कि नहीं, है कि नहीं। उसके बाद हम इस प्रकार से जब दवाई का छिड़काव कर रहे हैं तो उससे निकलने वाले हवा रूपी रसायन वातावरण में वायु को भी क्या करेगा, प्रदूषित। तो वातावरण में रहने वाले पक्षी को की, हम लोग भी तो वातावरण में रह रहे हैं, हम लोग को भी श्वसन में शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। तो यह हरित क्रांति का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कि नहीं। चलिए अब देखिए, कृषि रसायनों का प्रभाव किसी जीव जंतु पर ना पड़े, इसके लिए ऑर्गेनिक फॉर्म बोले तो जैविक खेती करना चाहिए। अब तो हमने बता दिया कि किस प्रकार से हमारा प्रभाव पड़ा, क्या चीज से प्रभाव पड़ा। अब इसका निवारण जानिए, क्या इसका निवारण है। देखिएगा, कृषि रसायनों का प्रभाव हम लोग पर, जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर नहीं पड़े, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जैविक खेती करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैविक खेती करना चाहिए। अब कहिएगा सर जैविक खेती का मतलब हमने नहीं समझा, जैविक खेती क्या है, तो समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए जैविक खेती क्या होता है। जैसे, चलो एग्जाम्पल छोड़ो, इधर ध्यान देगा, जैविक खेती का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। हमने खेत में फसल बोया, तो फसल के लिए हमें क्या चाहिए, फसल के लिए अच्छा पैदावार के लिए हम क्या करते थे, रसायनों का छिड़काव करते थे। वही रसायन जब आपके पशु जब एक्सक्रिएशन करते हैं, उत्सर्जी करते हैं खाद्य पदार्थों को, तो वही रसायन वह डाइजेशन को रूप में, अनडाइजेस्ट के रूप में क्या करते हैं, बाहर। जरा गोबर कहता है, गोबर। अब वह गोबर को ले जाकर आप खेतों में क्या कर दीजिए, छिड़काव कीजिए। पैदावार की वृद्धि हो गई, अरे पैदावार की वृद्धि हुई, वातावरण प्रदूषित हुआ, वातावरण प्रदूषित नहीं हुआ। उसके बाद जैसे कि जब ज्यादा मात्रा में गोबर हो गया, ज्यादा मात्रा में गोबर हो गया, तो उस गोबर को आप क्या कीजिए, एक जगह जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आप उसको आप बायोगैस में प्रयोग कर लीजिए। बायोगैस में प्रयोग करते हैं तो फिर एकदम पतला पतला पानी रियन गोबर दूसरा तरफ निकलता है, वही पतला रियन गोबर को आप खेतों में जाके छिड़काव कर दीजिए। वातावरण भी प्रदूषित नहीं हो रहा है, आपका फसल भी ठीक ठाक रहा है। तो इसे क्या कहते हैं, जैविक खेती। क्या कहते हैं, जैविक खेती। चलो यह मोटा मोटी एग्जाम्पल हमने दिया, अच्छा एग्जाम्पल हम देते हैं। जैविक खेती से 0% बोले तो शून्य अपशिष्ट फैलता है, मतलब किसी प्रकार के प्रदूषण जैविक खेती से नहीं फैलता है। जैसे कि देखिए, एगो हरियाणा के इंसान है, किसानी के मामला में तो हरियाणा ही मारते हैं बाजी। देखिएगा, हरियाणा के सोनीपत एक जगह है, तो हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले चंद्र डागर, क्या नाम है, चंद्र डागर। चंद्र डागर ने जैविक खेती की। कौची की, जैविक खेती। कौन किए, चंद्र डागर। कहां के हैं, सोनीपत। कहां के हैं, सोनीपत। कहां पड़ता है, हरियाणा। कैसा खेती की, जैविक खेती। देखो जैविक खेती इन्होंने किया क्या, दिमाग लगाया।
इन्होंने सबसे पहले वर्षा के पानी को स्टोर कर लिया। जैसे कि बड़ा बड़ा एकदम गड्ढा खता, वर्षा के पानी आया, टोटल वर्षा के पानी उसमें क्या हो गया, स्टोर हो गया। स्टोर का मतलब संग्रहित हो गया, अर्थात स्टोर करने के लिए एक टैंक का निर्माण किया। फिर उन्होंने क्या किया, मधुमक्खी पालन किया। फिर उन्होंने क्या किया, मधुमक्खी पालन किया। तो मधुमक्खी, हम जानते हैं मधुमक्खी वैसे जगहों पे रहते हैं जहां अगल बगल पानी का क्या हो, स्रोत। जब मधुमक्खी पालन हम बताए थे मधुमक्खी पालन हम लोग कैसे कहां करते हैं, ध्यान में है। तो मधुमक्खी पालन के लिए हमने बोला था कि जंगलों, थोड़ा सा एरिया अच्छा हवादार एरिया होना चाहिए, अगल बगल पानी का मात्रा होना चाहिए। तो देखो पानी का व्यवस्था कर दिए और उसी के बगल में इन्होंने क्या किया, मधुमक्खी पालन किया। तो मधुमक्खी से इनको क्या मिल गया, शहद मिल गया, मोम मिल गया, ये सब प्राप्त हुए। और यह मधुमक्खी, आप जानते हैं मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी एक प्रकार का कीट है कि नहीं। तो हम जानते हैं जब तुमको पढ़ाए थे पुष्पी परागन, पुष्प में परागन पढ़ाए थे, तो मधुमक्खी पुष्प को परागन अच्छा से करता है कि नहीं। अरे जैसे कि यह आपका 2 फ्लावर है, ऐसे करके 2 फ्लावर है, तो पहले मधुमक्खी आया, एकरा पर बैठा, मकरंद चूसा, अब फिर एकरा पर से उड़ के एकरा पर चल गया, तो ई पुष्पा के पॉलीग्रेन एरा पर ले चल गया, तो यह पॉलिनेशन ना हो गया दोनों पुष्प के। जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो पैदावार में वृद्धि होगी। मतलब कह सकते हैं मधुमक्खी इनके फसलों को परागन कराकर पैदावार में क्या करा रही थी, वृद्धि करा रही थी। देखो कोई प्रदूषण नहीं हो रहा, पैदावार में क्या करा रही थी, वृद्धि करा रही थी। फिर जब यह फसल को पानी की जरूरत पड़ती थी तो यह टंकी भर लेते, वहां से टंकी भर के लाते थे। कोई भी संसाधन का खराब निशान नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि नदी तालाब भरल है तो ओकरे पानी उपछे लगो। इन्होंने अपना दिमाग से सब कुछ किया। उसके बाद क्या किया, इन्होंने जब भी खेतों में अगर पानी की जरूरत होती थी तो जो पानी स्टोर किए थे वो पानी को निकाल के क्या करते थे, सिंचाई कर लेते थे। हाँ, जरूरत पड़ती थी तो संग्रहित पानी को निकालकर खेतों को क्या करते थे, सींचते थे। फिर इन्होंने डेयरी फार्मिंग का मतलब वह होता है दूध उत्पादन वाला काम, डेयरी और फार्मिंग की, जिससे फसल की कटाई के बाद बचे अपशिष्ट पदार्थ को पशुओं के लिए क्या चीज के यूज करते थे, चारा। अब हम लोग को धान काटे तो धान के डांटी रहता है, तो वह डटियन को अगर जने तने फेंक देगा तो वह एक प्रकार का प्रदूषण फैलाएगा कि नहीं। नेवारी को सड़ल देखा है, जब सड़ जाता है तो कितना खराब महकता है, केमिकल कितना खराब महकता है। तो वही जब पानी में जाएगा तो पानी को प्रदूषित करेगा कि नहीं, वहां जलीय जीव होंगे, प्रदूषण होंगे कि नहीं। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि हमने पशुपालन भी किया, कि जो पैदावार जो हमारी होगी उसकी फसल की कटाई करके जो डांटी बचेगा वो डांटी को किसको खिला देंगे, पशुओं के चारा के रूप में क्या कर लिया, प्रयोग। अभी तक किसी प्रकार का कोई चीज फेंका रहा है, इनका सब एक दूसरे से प्रयोग हो रहा है, चारा के रूप में प्रयोग कर लिया। फिर पशुओं से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, अब चारा खाया है तो कुछ निकालेगा ना, तो अब जो अपशिष्ट पदार्थ निकाल रहा है गोबर के रूप में, उसे बायोगैस बनाने में क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया। अब बायोगैस बन रहा है तो गोबर को पानी, और हमने बताया था कि गोबर मिला के गोबर गैस बनाते हैं, बायोगैस बनाते हैं। तो दूसरा तरफ से एकदम पचा हुआ गोबर दूसरा साइड से निकलता है, तो वह एक प्रकार के उर्वरक का तो काम करेगा। तो बायोगैस, अब देखिएगा, गैस के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट को खेतों में जाकर फेंकते थे, जिससे पैदावार की क्या होती थी, वृद्धि होती थी। तो यह संपूर्ण कहानी एक जैविक खेतों को क्या करती है, प्रदूषित करती है। कहीं भी बताओ एक जगह जहां आपका प्रदूषित हुआ है कोई चीज, जहां तक सारा लाभ दिया है, तो यह किस प्रकार का खेती है, बोलिएगा, जैविक खेती। आप कहिएगा जैविक खेती क्या है, तो कहीं आपसे पूछ देगा जैविक खेती क्या है, आप बताइए, एक्सप्लेन आपका कौची जी, आपका बायोटिक फार्मिंग। तो आप डायरेक्ट कह दीजिएगा जैविक फार्मिंग वह खेती होता है जिसमें कोई भी चीज को पालने से 0% का अपशिष्ट, बोले तो प्रदूषण फैलता है, वही हमारी क्या होती है, जैविक खेती। कहेगा जैविक खेती का एक उदाहरण दें, तो आप उठा लेना कि हमने खेती की और हमने पशुपालन किया, तो दुइयों को उठाना, हमने खेती की और पशुपालन किया, तो पशुपालन से निकलने वाले अपशिष्ट को खेत में यूज किया तो खेत की पैदावार की क्या हो गई, वृद्धि। और फिर खेतों से निकलने वाला डांटी को पशुओं में यूज किया, तो यह एक प्रकार का क्या हो गया, जैविक खेती।
बात समझ में आया? बायोटिक फार्मिंग हो गया। अब ये काम कौन किए थे? नाम क्या था इनका? क्या नाम था? चंद्र डागर। अब यह चंद्र डागर के काम देख रहे थे। अब हरियाणा के लोग सभी लोग देख रहे थे कि कारे डागर, तू तो खेती एक नंबर किया है रे, तुम्हारा एक चीज अपशिष्ट नहीं होता है, 1 रुपया बीज भंडार में खर्चा भी नहीं करता है, तुम हमें भी कुछ सजेस्ट करो, तुम अच्छा काम करते हो तो तुमसे सजेशन हम लेंगे ना जी। तो बताइए क्या बात है डागर साहब, क्या तुमने खेती किया? गजब खेती किया, हमें भी नॉलेज दो, किस प्रकार से तुम इस प्रकार की खेती करते हो। तो इस प्रकार से सभी अपना हरियाणा के मोस्टली लोगों को यह अपना चर्चा क्या कर करके क्या करने लगे? बताने लगे, जिससे कि वायु प्रदूषण क्या होने लगा? कृषि से फैलने वाला प्रदूषण क्या होने लगा? कम होने लगा। फिर देखो, रमेश चंद्र डागर ने इस सूचना का प्रसार और एकीकृत जैव खेती का प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए डागर ने हरियाणा किसान कल्याण क्लब खोला। अब जैसे कि अब हमने खोला, हम हैं रमेश डागर, हम चंद्र डागर हैं हम। अब बताइए, अब इसको देखा कि अरे ये डागर जो है 1 रुपया कहीं बीज भंडार में खर्चा नहीं किया, तब वो इसका भयानक पैदावार वृद्धि हुआ है। तो यह आदमी आएगा हमसे पूछने के लिए, तो हमने इसको कुछ सजेस्ट देंगे। अब होंगे चुगलखोर हरामखोर तो नहीं बताएंगे, बात अलग है। काहे कि गांव में ऐसा होता है कि पैदावार वृद्धि हो गया ना, तब पूछेगा कैसे हो लो शर्मा जी पैदावार के वृद्धि कैसे की होले, बताइए तो एकदम जरा कहता है ना, वो इतना हरामी होता है कि मत कहो। अरे यार तुम अपना देखो, वो अपना देखो, जैसे बता देगा तो क्या हो जाएगा। एक सच्चा चीज, एक बात बताते हैं, एक हकीकत चीज और अच्छा ज्ञान इस पृथ्वी पर एक ही आदमी देता है, वह एक शिक्षक है। इस बात को मानना होगा। वह कभी भी आपको गलत सजेस्ट करेगा ही नहीं, समझ रहा है? अपना फायदा वह आपके तरक्की में देखता है कोई कि अपना फायदा आपके तरक्की में देखेगा? डॉक्टर भी आपके तरक्की में अपना फायदा नहीं देखता है, आप बीमार होते हैं तब अपना फायदा देखता है। लेकिन एक टीचर है, हम तुम्हें, जैसे कि तुम मेरा अच्छा नंबर ला दिया मेरा कोचिंग से, तो यह मेरा तरक्की है। तो एक टीचर ही होता है जो अपने पढ़ाने वाले सभी बच्चों को अपना जो नॉलेज होता है एकदम विस्तृत रूप, जहां से जो टीचर सीखा है वह अपने बच्चों को क्या करता है? आपका दान करता है, डोनेट करता है। लेकिन दूसरा कोई यह काम कर ही नहीं सकता है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है, सब बौखला देगा, इन्हें सोने उन्हें सोने इन्होंने कर देगा। लेकिन एक टीचर होता है जो अपना टोटल ज्ञान, जहां पढ़ा है, हमने भी जहां से पढ़ा, जहां से सीखा, वह सभी नॉलेज तुमको दे रहे हैं। कि ऐसा है कि कटौती कर रहे, कृषि लाने पढ़े, बाप रे बाप, जान जीतो तो खोल देता हूं, ऐसा है नहीं। एक टीचर ही होता है जो 100% बच्चों को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है। चलिए, इसलिए टीचर का आज तक भी कुछ टीचर के वजह से नाम बदनाम होते हैं, वह सब दिन होते आया है, ऐसा बात नहीं है। तुम अगर रामायण देखे होगे तो रामायण में तुम देखा होगा कि एक तरफ वाल्मीकि का इंस्टीट्यूट, वाल्मीकि बोलते हैं, जहां पढ़ने के लिए राम भगवान गए थे जी, राम भगवान पढ़ने के लिए गए थे, तो उसके जस्ट ऑपोजिट एक टीचर और पढ़ाता था। तो जब उनको दिखाया गया, बोला कि राम भगवान बोले कि कैसा कैसा पढ़ाई होता है इंस्टीट्यूट में, तो बोले कि मेरा देखो बच्चा किस प्रकार से शांति से पढ़ रहा है, और देखो तुमको और दूसरा जगह दिखाते हैं। तो टीचर उनको आत्मज्ञान करवाएं और ऐसे करके ऊपर उड़वाएं और बोले कि देखो बगल में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो टीचर इसी कलयुग में खराब नहीं है, वह जन्मे से टीचर कुछ ना कुछ प्रजाति हर एक स्थिति में खराब होता है, समझा? इसी में क्या है, सब लड़का अच्छा होगा। अगर अच्छा हो जाएगा तो दुनिया चलेगा ही नहीं, सबके नौकरी हो जाएगा तो दुनिया चलेगा नहीं। अब सबके नौकरी का मतलब है कोढ़ी हो जाना, नौकरी का मतलब है कोढ़ी हो जाना। अब हमरा है इस सामान उठा के ओने करे के, अब एरो नौकरी कहे जैसे उठा के ले चल बउआ ओने, तो रस कम पैसा कमाइए, कम कमाइए, ले हमरा से कम रहमा तबे ना काम करमा हमर, समझ रहा है बात को? तो यह होना, दुनिया वैसे ही चल ही सकता है। जिस दिन अगर सब बराबर जो कहता है ना, सब बराबर जिस दिन होगा उस दिन भूसी हो तो पूरा दुनिया, सब बराबर हो ही नहीं सकता है, समझ रहा है? कहीं ऊंच कहीं खाई है, हर एक जगह यह जिंदगी की अंगड़ाई है। चलो ध्यान दीजिएगा अब इधर। हाँ, तो इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, इन्होंने सोचा कि हम जो काम कर रहे हैं वातावरण के हित में हम काम करेंगे, और इन्होंने एक क्लब खोला, जिस क्लब का नाम क्या रखा जी? जिस क्लब का नाम रखा हरियाणा किसान कल्याण क्लब।
तो बिहार किसान कल्याण क्लब खोलते। हरियाणा के आदमी थे तो हरियाणा का नाम दिए, हरियाणा किसान क्या जी, हरियाणा किसान कल्याण क्लब। इसके अंतर्गत जो भी किसान लोग हैं आते थे और रमेश डागर ऐसे खड़ा होके बोलते थे, देख रे खेती ऐसे करे के चाहिए, एकरा से प्रदूषण 0 सन्नाटा फैलता। समझ रहा है बात को? तो यह डागर साहब का एक बहुत अच्छा सा आपका योगदान रहा है। बातें समझ में आई? चलिए अब इतना तो खेला हो गया, अब थोड़ी बातें करते हैं फिजिक्स की। रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट का मतलब क्या होता है? रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या है? रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियो ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने से आरंभ, जैसे कि हम बताते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, इसका मतलब हम पहले आपको बता देते हैं एक चीज। आज भी और पहले के समय में भी, आज तो हालांकि थोड़ा बहुत कमा है, लेकिन कमा कुछ ये होबे करता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, क्या चीज से करते हैं? कोयला से। कोयला से कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं और रेडियो एक्टिव मटेरियल से कर सकते हैं। तीनों चीजों से हम क्या कर सकते हैं? बिजली उत्पन्न। कोयला को जलाकर पिस्टन को गर्म करके टरबाइन को घुमा करके बिजली को क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। लेकिन जब कोयला जलता है तो कोयला से गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 गैस भी निकलती है। हालांकि ऐसे CO2 ही ज्यादा निकलती है, तो यह एक प्रकार का यह खराब गैस हुआ कि नहीं? अरे जलने से CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, जो हमारे शरीर को क्या कर सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। विद्युत तो हमें मिल रहा है, मजा तो आ रहा है, लेकिन वातावरण भी क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। अगर पानी से करते हैं तो वातावरण प्रदूषित नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना। पर पानी से करने से वातावरण प्रदूषित नहीं होता, लेकिन पानी से उतना बिजली उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आया? पानी से उतना बिजली उत्पन्न नहीं हो सकता है जितना कि बिजली की मांग है। पूरा देश दुनिया में जितना मांग है, पानी से भरपाई बिजली का नहीं किया जा सकता है। इसलिए सहारा किसका लिया जाता है? कोयला का। और जब कोयला के लेते हैं तब विषैले विषैले गैस निकलते हैं। तो इंसानों की एक वैज्ञानिक की परख हुई और उनको लगा कि हम रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग करके हम क्या उत्पादन करेंगे? बिजली उत्पादन करेंगे। देखो बवंडर वाली बात क्या हुई, अब यहां से समझिएगा, देखिएगा। हाँ देखो यहां से कहां, चलो अच्छा बीच में आएगा कहीं। न्यूक्लियो ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने से आरंभ में ऐसा लगा था, वह न्यूक्लियर ऊर्जा का मतलब बताएंगे आगे। न्यूक्लियर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने से, जैसे कि हम लोग का यह सबसे प्रदूषण फैल रहा था ना जी, कोयला से प्रदूषण फैल रहा था, तो हमको लगा कि हम न्यूक्लियर ऊर्जा से क्या करेंगे? अरे न्यूक्लियर ऊर्जा का मतलब होता है ना, आप कुछ ऐसे पदार्थ का यूज कीजिए, जैसे कि यूरेनियम से विद्युत ऊर्जा आप उत्पन्न कीजिए। हम आपको बताएंगे 1 किलो यूरेनियम में जितना ताकत है ना, उतना अगर 1000 जितना 1 किलो यूरेनियम विद्युत उत्पन्न कर सकता है, उतना 1000 क्विंटल कोयला बिजली उत्पन्न करता है। समझा बात को? तो बताओ यह यूरेनियम जो है से यह क्या है? न्यूक्लियो ऊर्जा है, न्यूक्लियो है। मतलब इससे सबको लगा कि कोयला से हमारा प्रदूषण फैलता है, तो हम क्या करेंगे जी? न्यूक्लियो ऊर्जा से विद्युत को क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे। तो आरंभ में तो कुल को ऐसा लगा कि इससे प्रदूषण 0 फैलता है, कोई प्रदूषण नहीं फैलता है, लेकिन बाद में पता चला कि बहुत भयानक इसके दुष्प्रभाव हैं। देखिएगा, समझिएगा। कोयले से विद्युत बनाए जाने से कोयले से निकलने वाले धुएं वायु प्रदूषित करती है, ए लड़की, जबकि रेडियो सक्रिय पदार्थ को अपघटन करके बिजली उत्पन्न की जाती है तो प्रदूषण क्या होता है? 0 होते हैं। ऐसा मानना था, अभी हम तुरंत बोले 0 होता है। लेकिन 2 भारी समस्या उत्पन्न हुआ।
कौची से हमने क्या किया, बिजली उत्पन्न किया तब जी, हम रेडियो सक्रिय पदार्थ से। रेडियो सक्रिय पदार्थ बहुत चीज होते हैं, अरे जिसमें करंट जनरेट होता है वही रेडियो सक्रिय पदार्थ है। यूरेनियम बहुत महंगी धातु है। यूरेनियम का नाम सुने हो? कितना परमाणु संख्या होता है? 38, 92 होता है यूरेनियम के। 238 बोलती है, 118 गो तत्वे है, 238 बोलती है। तू जानती है क्या कहती है? धर्म। हाँ, मोछू के देखिए दिमाग काम करा है। ध्यान दीजिएगा। तो हाँ, ऐसा लगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का प्रयोग करके किसी प्रकार से वायु प्रदूषण नहीं फैलेगा, लेकिन यह सिर्फ हमारा क्या था? मानना था। यह सिर्फ हमारा मानना था। दो गंभीर समस्या निकल के आया। पहला क्या निकल के आया? आकस्मिक रिसाव। आकस्मिक रिसाव को कहते हैं एक्सीडेंटल लीकेज। एक्सीडेंटल लीकेज। अब जब हम रेडियो सक्रिय पदार्थ का प्रयोग करके जब बिजली उत्पन्न कर रहे थे ना भाई साहब, तो बिजली उत्पन्न करने से हमरा तो लग रहा था कि अगे मैया कहीं जैसे धुआं हुआ नहीं निकला हो। अब बिजली भी दुनिया भर मिल रहा है, कोई किसी प्रकार से इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन यह सिर्फ हमारा मानना था। इसका दो मेन कारण निकल के आया, दो मेन घातक हुआ, मेन खतरनाक हुआ। पहला हुआ आकस्मिक रिसाव। क्या चीज का प्रयोग करके बिजली उत्पन्न करने से? रेडियो सक्रिय पदार्थ। आकस्मिक रिसाव को क्या कहते हैं जी? हम एक्सीडेंटल लीकेज। नाम ही है लीकेज, मतलब कुछ लीक करेगा। क्या लीक करेगा? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आकस्मिक रिसाव आयरलैंड के 3 माइल शहर अमेरिका में हुआ था। क्या हुआ था? सबसे पहले आकस्मिक रिसाव आयरलैंड के 3 माइल शहर अमेरिका में हुआ था। अरे आयरलैंड का नाम सुने हो? यह अमेरिका में पड़ता है। और कौन सा शहर होता है? 3 माइल। जिस प्रकार से भारत एक प्रकार के देश है, बिहार ओकर क्या है? राज्य है। उसी प्रकार से समझो, और बिहार में यह नालंदा एक क्या है? शहर है। बिहार शरीफ एक क्या है? शहर है। उसी प्रकार से हमारा आयरलैंड किसी देश का, किस देश का? अमेरिका का। यहाँ एक शहर था, जिस शहर का क्या नाम था? 3 माइल। यहाँ क्या देखने को मिला? आकस्मिक रिसाव देखने के मिला। में हुआ क्या समझिएगा। हुआ क्या था? आपको अभी लग रहा होगा आकस्मिक रिसाव क्या है, पहले ये बोलिए, पहले ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या हुआ था? 3 माइल शहर में, 3 माइल शहर में हुआ। और दूसरा घटना कहां हुआ जी? सोवियत संघ। अभी खाली जानो कि रिसाव हुआ, क्या हुआ हम आपको बताएंगे। और दूसरा घटना कहां हुआ? सोवियत संघ में हुआ। सोवियत संघ, सोवियत संघ के कौन सा शहर जी? चेरनोबिल शहर। कौन सा शहर? चेरनोबिल शहर। ध्यान में दीजिएगा। आपको कहेगा रेडियो सक्रिय पदार्थ से बिजली उत्पन्न करने से सबसे पहला आकस्मिक रिसाव किस देश में आया था? अमेरिका। अमेरिका के किस शहर में? किस शहर में? सोवियत। आयरलैंड, आयरलैंड नहीं, आयरलैंड। कौन शहर? आयरलैंड। कौन शहर में आया था? आयरलैंड। कौन शहर में? 3 माइल। कौन माइल? 3 माइल। 3 माइल शहर में आया था। और दूसरा रिसाव कहां आया था देखने को मिला था? सोवियत संघ। सोवियत संघ, देखो तुम पढ़े होगे, सोवियत एक संघ है। सोवियत एक संघ है, इसमें देश जुटते हैं, समझे। यह इसमें बहुत प्रकार के सोवियत संघ होता है, पढ़ा होगा तुम। इसकी विशेष बात क्या करें? सोवियत संघ में जो देश होता है उसमें से एक शहर था, जिस शहर का क्या नाम था? चेरनोबिल शहर। क्या नाम था जी? चेरनोबिल शहर में हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया गया था। इसमें क्या हुआ था समझिएगा। चेरनोबिल शहर में, जो सोवियत संघ का एक शहर है, कौन शहर? चेरनोबिल शहर। क्या किया गया था? दिमाग लगाया गया। देखो दिमाग कैसे आता है? दूसरों को देखकर ही दिमाग आता है। दूसरों से जो जलन और ईर्ष्या करता है, जैसे कि नहीं फलना आदमी कहता है कि वो हमारा देख के जला है। एक चीज बतावे, हकीकत बात यह है, जब किसी आदमी से कोई जलेगा नहीं ना, तब तक वो आदमी आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये बात एकदम हकीकत है। हम तुमसे तनिको नहीं जलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समझ रहा है। हमको आगे बढ़ने के लिए
तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम जो भी तुम्हारी खराब है उसको हम मेरे अंदर कन्वर्ट करना होगा और हमको आगे बढ़ना होगा। तुम बढ़ रहा है, तुमने अभी मोटरसाइकिल लिया, तो अभी हमारा मन करना चाहिए कि अभी हम 4 व्हीलर लिए, समझे बात को। आज जब तुम्हें लेसड़ा है रहमी तो हमारा कुछ होने करे मन करेगा। आदमी को बगल से ही ज्ञान मिलता है, संगत से ही गुंज होता है और संगत से गुंजात। तुम जो अपना करोगे, सुनो, जब दोस्त खराब रहता है तबे दोस्त खराब बनता है। तुम्हारे पास गाड़ी रहेगा तो दोस्त जलेगा, और जलना एक स्वाभाविक है। जब तक नहीं जलेगा, जब तक यह तरक्की आगे करेगा ही नहीं। तो ध्यान में दीजिएगा। तो उसी प्रकार का ध्यान में दीजिए, हुआ क्या था, चेरनोबिल शहर में ऐसा देखा गया था। लंदन का शहर जो था ना, ये सब नॉलेज ज्ञान कहाँ आया था, लंदन के कोई शहर था, एकदम जगमगाहट शहर था, देखने में बड़ा सुंदर लगता था। आज भी लंदन सुंदर लगता है, तहियो सुंदर लगता था। लंदन बड़ा सुंदर लगता था। उसको देखते हुए सभी लोगों ने पावर प्लांट सोवियत संघ में एक बिठाया। कौन शहर में? चेरनोबिल शहर में बैठाया, जिससे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया गया था, जिसमें क्या हो गई, लीकेज हो गई। जिसमें क्या हो गई, अरे हम सिलेंडर के, अरे न्यूक्लियर पावर प्लांट के, चल हटाओ मार गोली, हम एगो 14 kg के सिलेंडर ले लियो, में भूर कर दिलियो। बताओ, अब यहाँ पर रहने वाले चीजों का अब गेट लगा दिलियो चारों पट्टी से, दम घुटेगा कि नहीं। हालांकि हमरा अच्छा लगा हो, गैस निकला हो ना, वो सब गैस तो हमारा सूंघे में अच्छा लगता है। हमारा बहुत चीज जो तुम लोग को अपोजिट रिवल्सन होता है, जैसे गाड़ी धुआं फेंकल को, हमरा वो अच्छा लगता है सूंघे में, तुमको नहीं लगता है? तो तुम अपना सेंसरी ऑर्गन ठीक कराओ, अच्छा लगना चाहिए, पागल है। कौची वायु प्रदूषण के लिए तो ही सब उपाय पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तब पावर प्लांट जो बैठाया गया रेडियो एक्टिव वाला, रेडियो एक्टिव पावर प्लांट बैठाने से क्या हो गया जी, उस टैंक में क्या हुआ, लीकेज किया, और लीकेज करने वाले से उससे निकलने वाले रेडियो एक्टिव वेस्ट, जैसे कि हम रेडियो एक्टिव, समझना, हमने यूरेनियम का यूज किया था। यूरेनियम से जब अपघटन करके तुम बिजली उत्पन्न कर लेगा, तो उसमें अपशिष्ट पदार्थ बचेगा कि नहीं? अरे कोई भी चीज में अपशिष्ट पदार्थ होता है, हर एक चीज में अपशिष्ट पदार्थ होता है, समझे बातों को। तो इन्होंने, अरे गोबर क्या है, गोबर से हमने बायोगैस बना लेते हैं, तो फिर अपशिष्ट पदार्थ बचता है कि नहीं, और हम खेत में फेंक देते हैं। उसी प्रकार से हुआ क्या कि हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया गया था, जिसमें क्या हो गया, लीकेज, और लीकेज हो गया तो रेडियो एक्टिव का वेस्ट मटेरियल है, खराब मटेरियल है, तो वायु प्रदूषण करेगा कि नहीं? अब खराब मटेरियल है तो वायु रेडियो एक्टिव वेस्ट से आपका करीब करीब निकला ना जो, तो उसके अगल बगल क्षेत्र में लगभग कितना हजार लोग जी, 14,000 लोग की क्या हुई, दर्दनाक मौत हुई थी, फेफड़ा से मौत हुई थी। उस सिलेंडर में क्या आने की वजह से, लीक। ले एरा से बढ़िया तो कोयलवे वाला ना हलो है, भले ज्यादा कोयलवा लगता था, बिजली उत्पन्न कम होता था, लेकिन आदमी मर अभी कम रहा था, एक मरते 14,000 के लोग हरा देनी। तो यह एक प्रकार से खतरनाक चीज था कि नहीं। कौन शहर की बात कर रहे हैं, चेरनोबिल। किस संघ का है शहर, सोवियत संघ, सोवियत संघ का है। किस संघ का है, सोवियत संघ का है। और दूसरा नंबर में हुआ था रेडियो एक्टिव। अब दूसरा नंबर में समझिएगा, तो दोनों बता दिए ना, दोनों शहर में अब घटना हुआ था। और दूसरा नंबर में रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो सक्रिय पदार्थ। देखिएगा, समझिएगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल बोले तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का अपघटन करके रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं। हमने कहा रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं जो जीवों में उत्परिवर्तन क्या कर देते हैं, तेजी कर। अच्छा, उत्परिवर्तन म्यूटेशन का मतलब जानता है क्या होता है? हमने बोला था जीन में अचानक सा परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है, बताए थे उत्परिवर्तन के बारे में। तो अर्थात जीन में परिवर्तन अर्थात चेहरों में परिवर्तन, समझ रहा है। तो जब रेडियो बेस्ड मटेरियल, जैसे कि हम यहाँ से बिजली उत्पन्न कर रही है, हमारे पावर प्लांट होकर का, ठीक है, ऊपर से बिजली निकलता हो और नीचे से अपशिष्ट पदार्थ निकलता हो। अब जब यह फुस दबर कर गलो तो टोटल अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेगा, तो तुम लोग को नुकसान करेगा। अब समझिएगा, अब जब आपको नुकसान करेगा तो जैसे ई वाला हवा आप नाक के अंदर ऐसे लीजिएगा ना, तो जैसी नाक के अंदर आपका यह हवा रेडियो सक्रिय पदार्थ वाला जाएगा, तो आपके अंदर वह म्यूटेशन को क्या कर देगा,
तेजी कर देगा। उत्परिवर्तन को क्या कर देगा? तेजी कर देगा। और उत्परिवर्तन ही जीवों का परिवर्तन होता है। आज हमारे डीएनए के जीन में परिवर्तन आ जाए तो कल हमारा नाक सूंड रियन लटक जाएगा। जैसा जो हमारा नाक, जैसे कि हर एक आपके शरीर के अंदर जो भी लक्षण है उसके लिए एक स्पेशल जीन है। हमारा नाक ऐसा लग रहा है देखे में, तो इसके लिए स्पेशल डीएनए में वो जीन होगा, समझ रहा है। अब ओहे जीनमा में कोई फॉल्ट आ जाए तो हमारे नाक का आकार चेंज हो जाएगा, या तो बड़कंग हो सकता है या चापुट हो सकता है, ऐसे धस भी सकता है, समझ रहा है बात को। अब यह अचानक से परिवर्तन हो जाएगा, मतलब अजीब जैसा तुरते तुरते क्या हो जाएगा, तुम्हारा आकार आकृति फट से चेंज हो जाएगा, समझे बात को। तो जाना ही तू रहे रहे कुखे हैं और बड़ी खराब कुखे हैं। तू रेडियो सक्रिय पदार्थ से कम खराब वेस्ट मटेरियल को तुम नहीं छोड़ता है। कल हूँ अवसे कह दिल के 3 से 4 वाला बैचवा में हम पढ़ा रहे थे कौची जी, हाँ, जूता के बारे में। कोई जूता हमें पहन लिया था। अब ये लड़का क्या कह दिया, हम बोले कि जूता दूसरा के नहीं पहनना चाहिए, हम बोले तो ये लड़का कहता है ने सर एरा से चमड़ा के रोग हो जाता है। और चमड़ा के रोग ही थे, चमड़ा रोग नहीं रे, चर्म रोग होता है। तो ये खतरनाक बात बोलता है रहे रहे। और दूसरा के उसे बोलो है वो लड़की के जात के बोलता है कि चर्म रोग हो जीता हो, थोड़ा डर नहीं लगा हो, बताइए तो ये सब गलत बात। और लड़की है ले और कहा कि चमड़ा के रोग हो जीता, बताइए तो डरो। और लड़की के जात से तो एकदम डरो, समझ रहा है। तो ये कहता है सर हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के आदमी किसी से डरता वरता नहीं है। भेड़ी तू मेडिटेशन कराई, मेडिटेशन करे से भी डरो। अच्छा, जब उत्परिवर्तन फास्ट हो जाएगा तो तुम्हारे चेहरे की आकार आकृति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और चेंज होने के वजह से या तो आपका कोशिका विभाजन फास्ट होने लगेगा, धड़ 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 कोशिका विभाजन होने लगेगा। और जब कोशिका विभाजन फास्ट हो जाएगा तो आप कैंसर से ग्रसित होंगे कि नहीं। जब हम कैंसर पढ़ाए थे तब कैंसर में हम बताए ही क्या थे कि कोशिका का अनकंट्रोल विभाजन ही कैंसर का जन्म देता है। अब आपका क्या जूझना पड़ेगा, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से क्या पड़ना पड़ेगा जी, जूझना पड़ेगा। अब बात है कि सर बिजली भी जरूरी चाहिए, अब अपशिष्ट पदार्थ भी नहीं फैलना चाहिए, तो इसका कैसे उपचार किया जाए। क्योंकि मेरा हेडिंग हमने कहा कि हम जानेंगे पहले कैसे गमका दे दुनिया के, उसके बाद उसमें को कैसे सुधार करें। दोनों चीज हम जान रहे हैं। तो अब तो गमकावे के गमकाइए दिए, अब इसको सुधार कैसे करना है। अब आइए देखिएगा अगला क्या करेंगे। जैसे कि अब खराब हो गया तो देखिए बिजली उत्पन्न करेंगे तो नीचे से अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा। तो एक स्टील का कवच पत्र बनाएंगे। कवच पत्र का मतलब समझता है ना, कभी तुम बॉर्डर पर लड़े ले गई है? तू कौन बॉर्डर पे जाती है, हैं? महिला बॉर्डर पे। ये बहुत खराब लड़का है एकदम। महिला बॉर्डर कौन हो हुआ है रे? आर्मी वाला महिला बॉर्डर हो हुआ है। ये बहुत खतरनाक लड़का है ये। अब बॉर्डर पे गई है नहीं, कभी जाएगी ना तबे कवच के बारे में जानेगी, ऐसे नहीं जानेगी। बकलोली इधर देखो, कवच का मतलब होता है जो हमें किसी भी नुकसान से क्या करे, सुरक्षा प्रदान करे। जैसे कि अब बम बारूद चल रहा हो और चारों तरफ से हम बहन ले लियो ऐसे करके कवच, अरे हाथ में लगाओ, इन्हें कवच लगा, ऐसे करके लगा लियो चारों तरफ, ऐसे चल रही हो तो ये की हो गलो कवच। अब गोलियों मारतो तो लगता ओकरा पर लगेगा, ज्यादा हमको नुकसान नहीं करेगा, तो एक प्रकार का कवच हुआ ना जी। उसी प्रकार से हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट, ध्यान दीजिएगा। तो जब आपके रेडियो एक्टिव बेस्ड मटेरियल निकलते हैं बिजली उत्पन्न करने के बाद, उसे हमको क्या करना है, कम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी पदार्थ बेस्ड मटेरियल रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं उसे एक कवच पत्र में, अरे एगो टीना रियन कवच पत्र रहेगा ऐसे करके, स्टील रियन पूरा, अरे गिलसा कैसे होता है रे, उसे करके एगो कवच पत्र रहेगा, उसमें हम उसको क्या कर देंगे, डाल देंगे। क्या कर देंगे, कवच पत्र उसमें हम क्या कर देंगे, डाल देंगे। और लगभग जमीन के अंदर 500 मीटर गड्ढा करके ओरा कौची कर देंगे, गाड़ देंगे। कौची कर देंगे, गाड़ देंगे।
गाड़ देंगे रे एकदम इहो ना एकदम औसने है एकदम। अरे जो देवे के वो है ना देंगे, मतलब गाड़ देंगे। चलो ये भगवान एकदम हम की कहे तोरा ना सर फोड़ देबो हम उसको। चलिए अब दोबारा बोल लो, बेकार अब हो गलो। अब समझ गया ना, अब दोबारा उसको बोलेंगे तो और अर्थ खराब निकलेगा, समझा। अब दोबारा बोलबे नहीं करेंगे अब तोर दिमागवा में भूसी भरल हो है। चलो इधर देखो इधर देखिए, हमने क्या कहा था, 1 करोड़ केजी कोयला से जितना इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है उतना 1 केजी यूरेनियम से उत्पन्न होता है। 1 केजी ऐसे प्लास्टिक में यूरेनियम लेके अबो ना, और तू बड़का बड़का ट्रक से 1 करोड़ केजी कोयला लेमा तो होकर बराबर रहता हो। समझ रहा है, बिजली उत्पादन। तो कौन आदमी नहीं चाहेगा कि यूरेनियम से हम बिजली उत्पादन करें। यूरेनियम एक प्रकार का सक्रिय पदार्थ है। आपको फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले सर बताए होंगे, लेकिन आपको नहीं बताए होंगे, बताए हैं। तो कै गो सक्रिय पदार्थ है बोलिएगा फटाक से। एजा पर 4 गो देखने, 4 गो है तब न का ये 4 गो है रे बन रहा, 4 गो तो हम जानिए, तोरा खाली वो है पता है चलो इधर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यूरेनियम, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 235 या 237। अरे ये क्या लिखल है, परमाणु संख्या लिखल है, हैं? रेडियम, रेडियम भी एक प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियम भी क्या है, एक प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ है। थोरियम नाम सुना है, थोरियम भी एक प्रकार का क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और रेडॉन, यह भी क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो यह सभी से बिजली उत्पादन किया जा सकता है। बात समझ में आया, यहां तक समझ में। अब एक चीज हम बताते हैं, ध्यान में रखिएगा, जितना प्रकार के न्यूक्लियर बम बनाया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का, क्योंकि सबसे खतरनाक यूरेनियम होता है। तू काहे कूदते रहता है रे, सबसे खतरनाक कौन होता है, यूरेनियम। अब समझिएगा, आज कौन सा दिन है, शनिचर आज है, तबे ना कहें हम। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, तो समझिएगा बात को मेरा, जैसे कि हम आपको बताए दे रहे हैं कि यूरेनियम जो होता है काफी सक्रिय पदार्थ होता है। जितना प्रकार के न्यूक्लियर बम जो होता होगा वह सबका निर्माण में यूरेनियम का भर भर मुट्ठी दिया जाता है। 1 केजी यूरेनियम से उतना विद्युत उत्पन्न होता है, समझ रहा है। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, इतिहास, नाम सुना होगा नागासाकी, हिरोशिमा, जापान, नाम सुना है। 6 अगस्त वहां पर अमेरिका ने क्या गिराया था, बम गिराया था। छोटी मोटी बात हुई थी, उसके लिए वह क्या गिरा दिया था, बम। तो तुम क्या सोचते हो, बम गिराया होगा, ए लड़का शांत रहेगा, तुम क्या सोचते हो कि बम गिराया होगा तो एकदम आग फटा होगा, बूम आग फटा होगा, वो आग से दुनिया अगल बगल सब लहक गया होगा। तुम्हारा दिमाग में यही आता है, जो है सच बताना, तुम्हारा दिमाग में यही आता होगा कि बम गिराया, आग फटा होगा, एकदम पूरा दुनिया एकदम लहक गया होगा, अगल बगल सब लहक गया होगा। अगर ये चीज सोचते हो तो पूरा गलत बात है, इस प्रकार के नहीं होता है। जब बम का हम निर्माण कर रहे हैं, देख ये हमारा न्यूक्लियर बम हो, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियर बम, तो इसके अंदर हम यूरेनियम भर देते हैं। और हम जानते हैं यूरेनियम एक प्रकार का रेडियो सक्रिय मटेरियल है, जानते हैं। और जब हम इसको अपघटन करवा देंगे, जब हम इसके अंदर यूरेनियम को डाल दिए और यूरेनियम को डाल के जब हम इसमें अपघटन कराएंगे तो अपघटन करा से निकलेगा अपशिष्ट पदार्थ, और वह अपशिष्ट पदार्थ 10-14 हजार के जान लिया था जी, समझ रहा है बात को। अब हम ऐसे करके ऐसे फेंक दिए किसी जगह पर, अब उसमें थोड़ा सा अपघटन करा के कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन करवा दिए कि दोनों रिएक्शन किया तो क्या होने लगा, उसके अंदर के मटेरियल क्या होने लगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ, अपघटन होने लगा। तो अपघटन करके रेडियो सक्रिय पदार्थ खराब निकलेगा, और निकलेगा तो वह गैस अगल बगल गैस जाएगा तो वह सभी को क्या कर देगा, मार देगा। म्यूटेशन को चेंज करेगा, म्यूटेशन को क्या कर देता है, उत्परिवर्तन तेजी से कर देता है। तो इसलिए वहां नागासाकी में भर के यूरेनियम, जब सोचो
1 केजी यूरेनियम से इतना होता है और न्यूक्लियर बम में 10 केजी यूरेनियम डाला जाता है। 10 केजी। अब 10 केजी यूरेनियम को किसी शहर में ऐसे करके गिरा दिया जाएगा और एक रिएक्शन करवा दिया जाएगा, तो जब अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे तो वह अपशिष्ट पदार्थ उसके वातावरण के अगल बगल पूरा वातावरण में फैलेगा, तो नाक के जरिए जब अंदर जाएगा तो क्या समस्या उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, सभी के अंदर जाएगा और म्यूटेशन बड़ी फास्ट हो जाएगा, और म्यूटेशन का फास्ट होना ही इंसान का तबाही का एक कारण होता है। आज भी तुम नाम जानते होगे कि नागासाकी, हिरोशिमा ऐसे जगहों पर, रे नागासाकी और हिरोशिमा ऐसे जगहों पर आज भी लोग विकलांग पैदा लेते हैं। नाम जानता होगा, क्या रीजन है? जैसे समझ लो कि मेरा हाथ है, तो यह हाथ जो मेरा है ना बाबू, मेरे डीएनए के अंदर एक ऐसा जीन है जो एक अच्छा हाथ का क्या किया है? निर्माण किया है। अब हमर ओहे वाला जीन में फॉल्ट आ जाए क्योंकि म्यूटेशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऐसे लटक जाएगा। समझ रहा है बात को? इसलिए उधर के आदमी लूल लांगड़ पैदा ले रहे हैं। आज भी इसका इफेक्ट उस एरिया में दिखता है, आज भी दिखता है। तो इतना हार्डे था कि तुमको बता रहे हैं कि 1 केजी यूरेनियम 1000 केजी करोड़ 1000 केजी कितना बोले जी, 1 करोड़ केजी कोयला के बराबर है। तो सोच लो कि कितना खतरनाक होगा। यह यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है जानता है? भारत में। कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है यह रेडियो सक्रिय पदार्थ। और जब जब भारत इसको निकाले के प्रयास करता है तो अगल बगल देश दबाव डाल देता है, ये नहीं निकालना है, नहीं निकालना है, नहीं निकालना है। काहे नहीं निकालना है? डर बेटन के सताता है कि वहीं के हो सको यूरेनियम निकाल के 2-3 को बना लियो, कौन देश पर गिरा दो। समझ रहा है? क्योंकि हम लोग के पास भरपूर मात्रा में है। थोड़ा सा फटाक से कोई चीज के बारी आ जाएगा, फटाक से निकालेंगे, फट से बनाएंगे, सड़क द्वारा ले जाकर फेंक देंगे। ले, समझ रहा है? तो हम लोग को दूसरा देश चाइना ताइना वाला कहता है बेटा इंडिया वाला को निकाले नहीं देना यूरेनियम। वो 1-2 गो पास जे परमाणु हथियार है रहे दो बेटा, जिस दिन निकाल देगा भूसा भूसा कर देगा पूरा के। यह हकीकत बात है, हकीकत यूरेनियम है जी। कितना खतरनाक इसकी कहानियां हम बता रहे हैं आपको। अब बताओ, इस जब पूरा भारत में भंडारे इसका है तो दूसरा देश तो स्वाभाविक है डरेगा इससे। तो 1-2 बना के पुड़पुड़ते रही और हमारा पास इतना है। लेकिन हकीकत वाली बात यह है कि इस यूरेनियम के खदान में निकालने के लिए करोड़ों अरबों रुपया का खर्च जाता है। समझ रहा है? और जानता है कि भारत की स्थिति कितना अच्छा है तो तुम जानवे करता है। यो तुम जानता है, जैसे कि हम बताए थे कि जमुई वाला इलाका में एक सोन भंडार के बारे में बताए थे, तुम लोग के बताए थे। तो क्या है, आज भी जमुई वाले इलाका में सोना पूरा छिपा हुआ है, करोड़ों केजी सोना है। लेकिन बिहार सरकार के पास उतना पैसे नहीं है कि वो खोद के निकाल सके। समझ रहा है बात को? तो यही बात यहाँ भी है। लेकिन भारत सरकार के हित में अगर चाह लेगा तो कोची नहीं करेगा, फट से निकाल लेंगे। समझ रहा है बात को? तो यह यूरेनियम सबसे खतरनाक है और कहाँ पावल जाता है? भारत में। यूरेनियम का परमाणु संख्या ये वाला ध्यान में रखिएगा, द्रव्यमान भी। क्लियर? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम बताएंगे संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित निम्नीकरण। अब यह चैप्टर आपका कल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, नहीं परसों समाप्त हो जाएगा। सभी लोग देखो अपना सच्चा दिल, सभी लोग आप अपने मन से एकदम सच्चा दिल से आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग अपने आप पर मेहनत करो। टीचर के बलबूते एकदम नहीं बैठो। टीचर जो तुमको करना था मटेरियल तुमको दे दिया। अब जो मटेरियल हम दिए हैं उसको बोल्ड एक मार्कर लो, बोल्ड मार्कर, और जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको मारो। तुमको खुद लगेगा ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। समझा बात को? तो अपने आप पर अब मेहनत करना प्रयास करो। अरे 1 महीना भी प्रयास करेगा अच्छा रिजल्ट देगा। थक गए हैं बोलते बोलते तू सबके। टीचर के बलबूते मत बैठो। जो टीचर का गाइडलाइंस था सभी टीचर ने तुमको पढ़ा दिया, चैप्टर सिलेबस खत्म कर दिए सभी लोग। अब तुम लोग का दायित्व है कि उसको हम अच्छे तरीके से क्या करें? पढ़ें। समझ में बात आया? चलिए ठीक है, फिर आप लोग जाइए और मेहनत रेगुलर करते रहिए।